नमस्कार। एक और वीडियो उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर उसी पर हम आगे और बात करते हैं। हमने इसके दो यूज किए थे, उससे आगे के यूज और क्या हो सकते हैं। आज हम इसके थर्ड यूज के बारे में बात कर रहे हैं, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। और अभी आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम किसी को आदेश देते हैं, सलाह देते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को कहता हूं सिट डाउन, ठीक है, या bring a glass of water for me, या फिर please help me, या फिर get out, ठीक है, हम ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर मैं आपसे कहूं वर्क हार्ड। ये सब सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई एडवाइस देते हैं, कोई सलाह देते हैं किसी को। अब इन सब सेंटेंसेस को अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने इन सेंटेंसेस में कहीं भी सब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। मेरा सेंटेंस शुरू ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है, शुरुआत ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम कर रहे हैं। इसमें कहीं भी एस या ईएस का यूज मैंने नहीं किया है, जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मली करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम ऑर्डर देंगे तो सामने वाले को देंगे, सेकंड पर्सन को देंगे। इसी तरह जब हम सलाह देंगे वो भी सुनने वाले को ही दी जाएगी, और अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी सुनने वाले से। अगर मैं किसी को कहूं कि यू सिट डाउन, सेंटेंस तो ठीक है, कोई गलती नहीं है, पर इसकी जरूरत नहीं है। ये ज्यादा कानों को अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन। तो ये सभी सेंटेंसेस जो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और कोई सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं। अगर मैं प्लीज यूज कर रहा हूं तो प्लीज रिक्वेस्ट के लिए वर्ड है, सेंटेंस मेरा फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। अगर मैं किसी को कहता हूं काइंडली ग्रांट मी लीव, तो काइंडली तो रिक्वेस्ट के लिए है, ग्रांट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारा सेंटेंस ये है, ये रिक्वेस्ट के लिए हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, तो शुरुआत ही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। सब्जेक्ट का यूज नॉर्मली इसमें नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट पहले से ही स्पष्ट है कि यू ही होगा। यू काइंडली ग्रांट मी लीव कहने से सेंटेंस में वो मजा नहीं आ रहा, बोलने में भी ना सुनने में, और एक अजीब सा लगेगा अगर हम इसको यूज करते हैं। तो बाकी ग्रामेटिकली ठीक होगा। चलिए, अगर यही इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में भी हो सकता है। मैं किसी को सलाह अगर ये कह रहा हूं वर्क हार्ड, ये तो मैंने पॉजिटिव सलाह दी है, मेहनत करो। मैं ये भी तो कह सकता हूं डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इट्स ऑल्सो एन एडवाइस। ये भी सलाह है। इसमें देखिए मैंने डू नॉट का यूज किया, जो डू नॉट डज नॉट आप पहले कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होते हैं, तो डू नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट का इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू के साथ डज नॉट नहीं यूज किया जाता, डू नॉट का ही यूज करते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। आप ये भी नेगेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, पर सेंटेंस में जहां वर्ब यूज हो रही है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिसमें हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करें,
कोई सलाह दे या कोई ऑर्डर दे, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इनमें नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, वेदर द सेंटेंस इज एफर्मेटिव और नेगेटिव, इट मेक्स नो डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, अब कंडीशनल सेंटेंसेस में नॉर्मली हम इफ को यूज करते हैं कंडीशन जब भी हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you will get good marks if you work hard। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इफ अगर सेंटेंस में यूज किया हुआ है तो इफ के साथ ये कंस्ट्रक्शन बन सकती है, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर इफ के वाले सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में यानी मुख्य हिस्से में, वो भी छोड़ दीजिए, मैं ये कहूं कि अगर इफ के साथ सेंटेंस के एक हिस्से में विल शैल ऑलरेडी यूज किया हुआ है, अगर इफ से पहले विल शैल है तो इफ के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस जो भी यहां सूट करे। अगर मैं यहां यू की बजाय ही कर दूं तो यहां वर्क्स हार्ड हो जाएगा। ही विल गेट गुड मार्क्स इफ ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो यहां वर्क्स हो जाएगा अगर ही का यूज कर ले तो। मेरी बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो फिर देख लीजिए। अगर इफ के साथ इस हिस्से में विल या शैल है और साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो इफ के बाद हमेशा या तो फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। कंडीशनल सेंटेंसेस में जहां इफ कंजक्शन के तौर पर यूज हो रहा है, वहां एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट और दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये आपको इकट्ठा यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखिए। मैंने अभी सेंटेंस लिखा, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। अगर मैं इसको क्लॉजेस को उलट कर लिखता हूं और ग्रामेटिकली अगर मैं बोलूं तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज, जो साथी क्लॉजेस को जानते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जानते हैं, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में शैल विल है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें प्रेजेंट इन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट को यूज करेंगे। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में, प्रिंसिपल का मतलब मेन होता है, ये सेंटेंस का मेन पार्ट जो है, अगर इसमें शैल विल है तो कंजक्शन के बाद आने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट को आपको यूज करना है। यहां फ्यूचर इंडेफिनेट और यहां प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इस सेंटेंस को, क्लॉजेस को, जैसा कि ग्रामर में होता है, क्लॉजेस की जगह इधर उधर कई बार चेंज कर देते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अब मैंने अभी कहा कि इफ के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करना है, तो इफ के बाद हमने यहां प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज कर लिया है। कहने को तो ये भी इफ के बाद आया है सेंटेंस में, पर जब बीच में कोमा है, इसका मतलब ये है कि ये क्लॉज प्रेजेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसके बाद का हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर यहां आपने फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया है तो दूसरे हिस्से में आपको कोमा के बाद का जो हिस्सा यहां होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करना है, शैल विल का यूज करना है। मेरे ख्याल में ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। कंडीशनल सेंटेंसेस के अलावा भी आप इस नियम को लागू करें कि अगर सेंटेंस के एक हिस्से में शैल विल हो तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट को यूज करना है।
शी विल गो आफ्टर द बस अराइव्स। अब यहां इफ तो नहीं है, पर एक दूसरी कंडीशन आफ्टर का मैंने यूज कर लिया। इससे पहले भी यहां फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो इधर मैंने यूज कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर आपके सेंटेंस के एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट ऑलरेडी है, तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट का आपको यूज करना है। अब ये देखिए, जो जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वैसे तो आपको ये भी ठीक लगेगा, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, पर ये गलत है। दो बार विल का या विल शेल का या शेल का यूज करना गलत है। अगर यहां शेल विल है प्रिंसिपल क्लॉज में, तो यहां आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना है, फ्यूचर का यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका और यूज हमें कहां करना है? ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन फीलिंग्स आपको अगर शो करनी हो, इसके अलावा इमोशंस को शो करना हो, या फिर मेंटल एक्टिविटी को शो करना हो। अगर हमें इनमें से किसी को शो करना है, को व्यक्त करने के लिए, अगर आप इनमें से किसी एक को शो कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का उसके लिए आपको यूज करना है। जैसे मैं अपने देश के लिए वी लव आवर कंट्री, अब मैं अपना लव, अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स वो शो कर रहा हूं, तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। ठीक है, आई लव माई पेरेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। तो जहां भी आप अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करें या मेंटल एक्टिविटी को या इमोशंस को व्यक्त करना चाहें, वहां प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपके लिए मददगार साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा अधिकार, या इंग्लिश में जिसको पोजेशन बोलते हैं, उसको दिखाने के लिए, यानी ये बताने के लिए कि किसी चीज पर अधिकार किसका है, किसी वस्तु का, किसी चीज का मालिक कौन है, मैं ये शो करना चाहता हूं, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट मेरी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं दिस हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, इस हाउस पर अधिकार किसका है, कौन इसका मालिक है, मैं ये बता रहा हूं कि ये मेरे फ्रेंड का है, बिलोंग्स टू। ठीक है, दिस हाउस इज आवर्स। मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था इसी तरह, द ताज इज इन आगरा, और मैंने आपसे पूछा था कि इज का रोल क्या है सेंटेंस में, और वो शायद मैं बता नहीं पाया था। यहां इज का रोल एक वर्ब का रोल है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब ये तब होती जब सेंटेंस में कोई दूसरी मेन वर्ब भी इंक्लूड की जाती। दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब का काम कर रही है। बी का रूप है ये, जो बी आपकी इंग्लिश में वर्ब है, उसी का रूप है इज, जिसको मैंने यहां यूज किया है, और वही रोल इज का इस सेंटेंस में है। द हाउस इज आवर्स, यहां भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कर रहा हूं अधिकार दिखाने के लिए कि ये हाउस किसका है। चलिए अगला देखें। इसके अलावा हेयर या देयर के साथ जब हम विस्मयादि बोधक वाक्यों को शुरू करते हैं, हेयर या देयर से शुरू होने वाले विस्मयादि बोधक, अगर इंग्लिश में लिखूं एक्सक्लेमेटरी वाक्य,
जिनमें वर्तमान का कोई एक्शन दर्शाया गया हो। यूज तो हम कर रहे हैं हेयर या देयर के साथ, पर काम कोई वर्तमान में ही हो रहा है। ठीक है, हेयर कम्स द बस। हेयर से आपका इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आप उसमें हेयर कम्स द बस, आप कम्स का यूज कर सकते हैं। हेयर शी गोज, प्रेजेंटिव डेफिनेट, और जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, सीधी फर्स्ट फॉर्म का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, तो वहां आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी सेंस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये वो मेन यूज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आज आपके लिए जिस पर आपको विचार करना है, नॉर्मली आपने शादी से जुड़ी हुई जो भी गाड़ियां वगैरह हैं उनके पीछे या कहीं भी लिखा हुआ या शादी के कार्ड्स पर भी लिखा हुआ देखा होगा। मैं एक फिल्म का नाम है उसी को यहां कोट कर रहा हूं, तनु वेड्स मनु। अब यहां वेड्स ही क्यों लिखते हैं? तनु इज वेडिंग मनु, व्हाई नॉट? तनु हैज वेडिड मनु, व्हाई नॉट? तनु विल मैरी मनु, ये क्यों नहीं है? तनु विल मैरी मनु, ये क्यों नहीं होता? तनु इज मैरिंग मनु। अब ये सेंटेंस ठीक है या नहीं, और अगर नहीं है तो यही ठीक क्यों है, इसके बारे में एक बार विचार करें। नेक्स्ट वीडियो हम इसी प्रश्न से शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका माइंड स्टॉर्मिंग जो मेथड है हम उसको भी अप्लाई करें, आपके दिमाग में भी एक आधा क्वेश्चन चले ताकि आप इस पर रिसर्च करें। क्योंकि खुद जब आप ढूंढ के किसी चीज को सीखते हैं, जब आप खुद तलाश करते हैं किसी चीज की और उसे मिलते हैं, उसकी खुशी भी अलग होती है और वो रिटेन भी हम ज्यादा समय तक कर पाते हैं, याद भी हमारे दिमाग में वो ज्यादा रहती है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। फिर एक बार रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी आपके परिचित हैं जो ग्रामर वास्तव में सीखना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिकली जो रोचक तरीके से, उनको भी सजेस्ट करें कि वो जेबी क्लासेस जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।